हेलो, वेलकम। रात के 9 बजे हैं और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कहानी के साथ। कल की कहानी पे काफ़ी मेल आए थे, कई सारे सवाल भी थे। मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। आज की जो कहानी है इस पे मतलब जब मैंने ये सीरीज शुरू की थी 9 बजे क्राइम तक पर, तो ये शुरुआती दिनों से लगातार ये आ रहा था कि ये कहानी आप सुनाएं। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा था कि आप किसी वजह से शायद ये कहानी नहीं सुनाना चाह रहे हैं, या पॉलिटिकल प्रेशर है या कुछ और है। लेकिन बात वैसी नहीं थी, चूँकि लगातार कहानियाँ जुड़ती गई, मैं सुनाता गया और वक्त नहीं मिला। जबकि इस कहानी को सुनाने का मेरा अपना भी एक वो था, इंटरेस्ट था कि मैं सुनाऊँ, इसलिए कि इस कहानी से न सिर्फ मैं जुड़ा था बल्कि इस स्टोरी पे मैंने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, और इसीलिए मैं इसको बताना और सुनाना चाहता था। पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, चूँकि करीब 19 साल पुरानी स्टोरी है ये, लेकिन ये बहुत ही चर्चित केस है। हिंदुस्तान की राजनीति से जुड़े हुए अगर कुछ अपराध या क्राइम हुए हैं जिनमें नेताओं के नाम आए हैं, उनमें से ये एक। और ये केस जो चर्चित हुआ था वो शिल्पी गौतम मर्डर केस के नाम पर चर्चित हुआ था। हालांकि अफसोसनाक बात यह है कि इस केस का नाम शिल्पी गौतम मर्डर केस था, लेकिन कानून के पन्नों में आज भी इसको मर्डर नहीं कहते हैं, बल्कि ये एक सुसाइड बताकर इस केस को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। दबाव, ताकत, सत्ता, पावर, ये सब कानून का कैसे इस्तेमाल करते हैं और कानून कई मौक़ों पर कैसे बौना हो जाता है, और कैसे किस वजह से फिर इसीलिए हमारे जो देश की कानून का बाहर में लोग मजाक भी उड़ाते हैं और ये यकीन नहीं कर पाते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। वो उसका एक जीता जागता नमूना है शिल्पी गौतम केस। और इसमें जो कुछ भी हुआ उस पर तमाम सवाल थे, और आज भी ये सवाल रहस्य बना हुआ है। और जो पटना और इस केस को ज़्यादा करीब से जानते हैं वो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि शिल्पी और गौतम ने ख़ुदकुशी की होगी। और मानना ना मानना आप किनारे रख दीजिए, जो उस वक्त के हालात थे और जो सबूत थे, वो सारी चीज़ें भी ये चीख चीख कर कह रहे थे कि नहीं, इसमें कुछ साजिश है। लेकिन नामालूम ऐसी कौन सी वजह थी कि पहले बिहार पुलिस और उसके बाद 4.5 साल तक जांच करने के बाद सीबीआई ने भी वही काम किया जो बिहार पुलिस ने शुरुआती रिपोर्ट दी थी। इस केस में 2-3 बड़ी ख़ास अहम चीज़ एक ये है कि इस केस से ही एक सवाल उठा था, और मैंने अपने शो में भी उठाया था, कि बिहार पुलिस शायद दुनिया की इकलौती पुलिस होगी जिसे किसी के मरने की वजह पता करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। पोस्टमार्टम करवाना भी उनके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो बिना पोस्टमार्टम कराए वही मौत की वजह बता देते हैं, सिर्फ लाश देखकर। ये इस केस से पता चलता है। आनन फानन में पोस्टमार्टम, रात के अंधेरे में आनन फानन में गौतम का अंतिम संस्कार, उंगलियों के निशान से लेके मौत की वजह, ये सब कुछ पुलिस ने बस घंटों में निपटा दिया था। और इसके पीछे क्या वजह थी क्या नहीं, ये जब पूरी कहानी सुनाऊंगा तो फैसला आप लोग कीजिएगा। मैं सिर्फ कहानी आपको फैक्ट्स के साथ सुनाऊंगा जो मैंने खुद देखा, मैंने कवर किया, मैंने स्टिंग ऑपरेशन में जो इस केस का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। इस केस से जुड़े हुए एक आईओ, जो इन्वेस्टिगेटिव अफसर था, जांच अधिकारी, और उस आईओ से जब मैंने बात की थी, और अभी जो टीज़र आपने देखा होगा क्राइम तक पर, उसमें उसका वो चंक लगा हुआ है। और उस स्टिंग ऑपरेशन में उसने राम कुमार कर्ण, या आईओ थे इंस्पेक्टर तब, जिन्होंने इस पूरे मामले की शुरुआती जांच की थी, मौके पे पहुंचने वाले ये पहले अफसर। तो वो टीज़र में आप सिर्फ वो चंक सुनिएगा तो बाकी शक और सवाल आपके और भी बड़े होते जाएंगे। तो जब ये कहानी ख़त्म हो तो आप ज़रूर उस टीज़र में उस इंस्पेक्टर की वो बातचीत सुनिएगा। और वो तब कह रहा है जब उसे पता नहीं है कि रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए इसकी सच्चाई ज़्यादा मायने रखती है। कहानी है 3 जुलाई 1999 की। तब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थी। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले की वजह से उनको मुख्यमंत्री हटना पड़ा था कोर्ट के फैसले के बाद, और इसलिए फिर उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। और उस वक्त लालू और राबड़ी के अलावा बिहार की राजनीति में और ख़ासतौर पे पटना में, इन तमाम जगहों पे राबड़ी देवी की जो भाई और लालू यादव के साले साधु यादव का बड़ा जलवा हुआ करता था। और
दबंगई किस्म की एक पहचान थी। और चूँकि एक लहर थी आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके लालू प्रसाद अध्यक्ष, तो वो उस आरजेडी की टिकट से बाकायदा एमपी भी बन गए साधु यादव, राबड़ी के भाई और लालू के साले। तो 1999 में साधु यादव सांसद हुआ करते थे। पटना का एक नौजवान था गौतम सिंह। गौतम एक डॉक्टर बाप का बेटा, अच्छी फैमिली का, पढ़ा लिखा, बट फैमिली ज़्यादातर पटना के बाहर रहती थी और ये पटना में जनरली ज़्यादातर अकेला रहता था। उसका जो था करियर जो है पॉलिटिक्स में बनाने का, कि वो पॉलिटिक्स में जाएगा, नेता बनेगा। और इस वजह से उस वक्त चूँकि आरजेडी सत्ता में थी, आरजेडी की काफ़ी वहाँ पे मजबूत हालत थी, तो ये आरजेडी से जुड़ा गौतम और फिर धीरे धीरे साधु यादव के भी करीब आ गया और साधु यादव से इसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई। शिल्पी जैन एक पटना के नामी गिरामी बिजनेसमैन की बेटी थी। उनके शिल्पी के फादर का कपड़े का बहुत बड़ा वहाँ पे शोरूम था पटना में, और अच्छी फैमिली, और एक शिल्पी का भाई। शिल्पी ने जस्ट पटना वुमेंस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और अब वो कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी पटना के एक इंस्टीट्यूट से। गौतम के साथ उसकी दोस्ती थी, दोनों दोस्त थे अच्छे। तो शिल्पी और गौतम की काफ़ी दोस्ती काफ़ी वक्त हो गया था। तो उसी दौरान इन लोगों का कई बार आपस में मिलना जुलना भी होता था, और ये भी है कि गौतम ने अपने दोस्तों से भी, साधु यादव से भी, और बाकी जो पॉलिटिकल सर्किल के उस वक्त के नेता हैं आरजेडी के, उन सब से भी शिल्पी की मुलाकात करवाई थी। चूँकि गौतम को राजनीति में आगे बढ़ना था और दोस्त की हैसियत से उसने मिलाया भी था। तो जिस दिन ये वाकया होता है उससे 24 घंटे पहले 2 जुलाई को शिल्पी सुबह घर से इंस्टीट्यूट जाने के लिए निकलती है रिक्शे पे, कंप्यूटर कोर्स के लिए, और वो रिक्शे से इंस्टीट्यूट जा रही होती है। तभी रास्ते में गाड़ी में एक गौतम और शिल्पी दोनों का जॉइंट जानने वाला, जिसको शिल्पी भी जानती थी, वो कार में मिलता है और वो शिल्पी को कार में बैठाता है और कहता है कि उसके साथ अपने ले जाता है वो। अब जो खबर है वो ये थी कि वो शिल्पी को कार में बिठाकर अपने साथ पटना से थोड़ी दूरी पर एक जगह है फुलवारी शरीफ। अगर आप लोग पटना से थोड़ा सा वाकिफ़ हैं तो पटना एयरपोर्ट है वो फुलवारी शरीफ में पड़ता है, पटना का आउटस्कर्ट है, तो छोटी सी जगह है फुलवारी शरीफ। वहाँ पे एक गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस है, और उस गेस्ट हाउस वो बहुत बदनाम है। उस गेस्ट हाउस के बारे में कहते हैं कि जो नेता हैं वो अय्याशी करने के लिए और पार्टी करने के लिए उस गेस्ट हाउस का इस्तेमाल करते हैं। तो शिल्पी को उस कार में बहाने से ये कहकर कि गौतम वहीं है चलो, वो उसको उसी गेस्ट हाउस में फुलवारी शरीफ ले जाते हैं। अब 2 तारीख की बात है, 2 तारीख को ये दोपहर को जनरली शिल्पी को 3 साढ़े 3 बजे घर लौट आना चाहिए था, वो नहीं लौटती है। तो घर वाले 1-1.5 घंटा और वेट करते हैं, किसी फ्रेंड के साथ होगी, तब भी नहीं लौटती है। फिर वो फ़ोन वोन करते हैं चारों तरफ, कुछ पता नहीं चलता है। इस दौरान अचानक गौतम को पता चलता है कि शिल्पी को उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया है फुलवारी शरीफ के। गौतम ये मतलब जानता था कि उस गेस्ट हाउस में जाने का मतलब क्या है, वहाँ पे क्या होता है और शिल्पी के साथ क्या हो सकता है। तो कहते हैं कि जैसे ही गौतम को ये बात पता चली कि उसकी दोस्त शिल्पी को वहाँ पे गेस्ट हाउस में ले जाया गया है, वो सारा काम धाम छोड़ के सीधे भागता है और अपनी गाड़ी उठाकर वो उस गेस्ट हाउस में पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद अब जो इसके आगे की चीज़ें हैं वो ये हैं कि वो शिल्पी को देखता है और वहाँ पे कुछ नेता भी लोग थे और शिल्पी के साथ ज़बरदस्ती की जा रही थी। ये विरोध करता है, फिर ये उनका भांडा फोड़ने की धमकी देता है। इसके बाद अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए शिल्पी और गौतम की गला घोंट के वहाँ पे हत्या कर दी जाती है। और फिर एक सफ़ेद रंग की ज़ेन कार में जो गौतम की ही थी, उसमें इन दोनों की डेड बॉडी को रख दिया जाता है। अब ये कहानी का एक पार्ट है, मैं ये 2 तारीख की बात बता रहा हूँ आपको, 2 जुलाई 1999।
अब इधर घर वाले परेशान हैं, शिल्पी लौटी नहीं है, वो चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, पर उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इसी दौरान अब 3 जुलाई की तारीख आती है और 3 जुलाई 1999 की रात ठीक 9 बजे पटना में एक बहुत फेमस गांधी मैदान है और गांधी मैदान के ठीक पास में एसएसपी का ऑफिस है और वहाँ पे कुछ एमएलए के क्वार्टर्स भी हैं। तो उस जगह पे, और जो गांधी मैदान पुलिस स्टेशन है वो भी वहाँ से मुश्किल से कुछ मीटर की दूरी पर है और एसएसपी का दफ्तर भी है। और एसएसपी के दफ्तर के ठीक पीछे एक गैराज है जिसका शटर गिरा हुआ था। उस गैराज के अंदर वाइट रंग की जेन कार पार्क थी और उस जेन के अंदर शिल्पी और गौतम की लाश मिलती है और दोनों के बदन पे बहुत कम कपड़े। ये आज तक एक मिस्ट्री है, एक पहेली है कि उस बंद गैराज के अंदर से ये कार है और कार के अंदर 2 लाश है। इसकी सूचना सबसे पहले किसने दी पुलिस को, ये अभी तक नहीं मालूम आज तक। ये खबर कहाँ से लीक हुई, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है, जाहिर सी बात है वॉकिंग डिस्टेंस से पुलिस पहुंचती है, गैराज का दरवाज़ा खोलती है, कार के अंदर जो पूरा कार के अंदर की वो सारी तस्वीरें ली गई थी। बस ये एक काम पुलिस ने किया था और वो तस्वीरें हम सब के पास भी थी और हम लोगों ने दिखाया भी शो में। तो उसमें कार के सीट पे गौतम जो है वो, उसके बदन का ऊपर का हिस्से का कपड़ा नहीं है। शिल्पी है, शिल्पी के बदन पे एक टी शर्ट है और बाकी कपड़े नहीं हैं। लेकिन कमाल ये है कि जो शिल्पी के बदन पे टी शर्ट था वो गौतम का था। खैर पुलिस सब देखती है। अब यहीं से बाकी चीज़ें शुरू होती है। अभी पुलिस पहुंची थी, आधा घंटा भी नहीं हुआ था, रात के 9 बजे के आसपास है कि जब पहली बार पुलिस पहुंची। और ये आज तक पता नहीं कि पुलिस ने इन्फॉर्मेशन किसने दी, किसी नेता ने दी, खुद कातिल ने दी, किसने दी नहीं मालूम। लेकिन 9 बजे के आसपास पुलिस जाती है और ठीक आधे घंटे के बाद साधु यादव उसी मौके पे पहुंच जाते हैं अपने कुछ साथियों के साथ। अब साधु यादव का आना, सांसद, राज्य में उनकी बहन की सरकार, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, थोड़ी देर के बाद सारे बाकी के पुलिस ऑफिशियल, सारे बड़े अफसर पहुंच जाते हैं। और उसी वक्त जब साधु यादव 9:30 बजे वहाँ पहुँचे थे, तो जो मेरा पहला स्टिंग इस आईओ इंस्पेक्टर जो राम कुमार कर्ण है उनसे जो किया था, वो आप उस टीज़र में सुनेंगे। वो साफ साफ कह रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं था कि कैमरा ऑन है। और उस वक्त स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि उसे खुद हैरानी है इस बात पर कि साधु यादव को कैसे पता चला। ये उसकी लाइन है। और जबकि लालू प्रसाद ने मना किया था साधु यादव को कि वहाँ पे मत जाओ, मतलब जहाँ पे लाश मिली है, लेकिन पता नहीं वो क्यों चला आया। और इसके बाद उसका भाई भी आ गया। भाई मतलब यहाँ पे शिल्पी का भाई। तो अब ये 2 सवाल आज भी एक रहस्य कि एक, उस लाश दोनों गाड़ी में वहाँ पड़ी हुई है, किसने पुलिस को बताई। दूसरा, साधु यादव आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गया, उनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से और कैसे। खैर लाश वाश जब सब मिलती है, अब यहाँ पे आप देखिए बिहार पुलिस की महानता और उनकी कमाल की जांच। और ये भी है उस टीज़र में। ये सवाल मैंने खुद पूछा था, क्योंकि ये किसी भी थोड़ी सी भी जिसको क्राइम की नॉलेज है, कानून की जानकारी है, वो उसके लिए अटपटा है। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उसी वक्त जो रिपोर्ट लिखी जाती है पुलिस में किसी केस से जुड़ी हुई, तो पहले आमतौर पे जब ऐसा होता है कि ऐसी कोई लाशें मिलती, कुछ होती है, तो पुलिस सिर्फ इतना डिस्क्राइब करती है कि हाँ ये पता है, ये है, ये अगर मरने वाले की पहचान है तो नाम उसका ये है, ये है, ये लिखते हैं और इस तरीके से। और बाकी हमने बॉडी कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आमतौर पर यही होता है। पटना पुलिस का कमाल ये था कि लाश मिलने के घंटे भर के अंदर अंदर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी और उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि 23 साल की लड़की, लड़के की उम्र करीब 27 साल, तब तक उस वक्त उन दोनों को नाम नहीं पता था, वो आधा 1 घंटे में पहले। इनकी ऐसे ऐसे हालत में लाश मिली है और दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, बॉडी हॉस्पिटल भेजी गई है और इस दौरान में ये रिपोर्ट लिखा जा चुका है कि इन दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी की है। जबकि बिना विसरा रिपोर्ट आए हुए पोस्टमार्टम में भी जहर का आप शुरुआती बता सकते हैं, विसरा रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक आप नहीं बता सकते कि पॉइजन से डेथ हुई थी और कौन सा पॉइजन था। ये सारी विसरा रिपोर्ट में पता चलती है और विसरा रिपोर्ट थोड़ा वक्त लेता है आने में।
लेकिन यहाँ बिहार पुलिस ने सारा ये काम कर दिया। अब उसके बाद आगे का कमाल देखिए, चूंकि गौतम के फैमिली वाले नहीं थे, उनका इंतजार नहीं किया गया, उसी रात गौतम का आनन फानन में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। फटाफट उसी रात में दोनों का पोस्टमार्टम भी किया गया, जबकि रात को करने की कोई जरूरत नहीं थी, सुबह भी हो सकती थी, नहीं, रात को ही पोस्टमार्टम हो गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पुलिस ने अभी तक अपना जो कागजी लिखा हुआ था उसमें यह था कि ये जहर खा के मर गए, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जो बाकी सैंपल उठाए गए थे, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, उसने ये खुलासा किया कि शिल्पी के साथ रेप हुआ था और एक से ज्यादा लोगों ने किया था। अब यहां पे दो चीजें थी कि अगर गौतम उसके साथ था, सारा ठीक रहा, आप गौतम पे फोड़ दें कि चलो गौतम और शिल्पी के साथ वो दोनों ने आपस में सहमति से जो भी किया, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट कह रही है कि एक से ज़्यादा ने किया। और इसका जो सपोर्टिंग एविडेंस था वो ये था कि शिल्पी के अंदरूनी कपड़े पर से सीमन के कुछ धब्बे और दाग मिले हैं और वो एक से ज़्यादा लोगों के हैं। तो अब यहाँ पे अगर एक होता तो सिर्फ गौतम पे आप शक करके इस केस को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन एक से ज़्यादा हैं। ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कहा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अलावा और शिल्पी के बदन पर जूतों के निशान मिले, चोट के निशान मिले। अब अगर शिल्पी और गौतम में ही सब कुछ हुआ था तो गौतम जो पुराना इतना दोस्त, उसको क्यों मारेगा और क्यों जूते के निशान उसके बॉडी पे मिलेंगे? इन सारे सवालों के जवाब सब गायब हो गए। लेकिन ये सारी चीजें लीपापोती हो चुकी थी। अब चूंकि खानापूसी तो शुरू हो चुकी थी और ये सबको पता था कि बिहार में और पटना में ये चर्चा आम था, मीडिया में भी आने लगी कि ये खुदकुशी नहीं है, ये पुलिस दबा रही है, छुपा रही है, कुछ नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है। तो साफ साफ नाम नहीं, लेकिन इशारा साधु यादव की तरफ था, तो दबाव बढ़ता गया। फिर विपक्षी पार्टियों ने उसको लेके थोड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन, जो हमारे यहाँ की रिवायत है, हमेशा ऐसे मौके पे होता है, वो सब भी शुरू हो गया। तो अब राबड़ी देवी सरकार थोड़ा दबाव में आ गई क्योंकि सीधे उनके भाई के ऊपर उंगली उठ रही थी। तो आखिरकार मजबूरी में सितंबर 1999 में बिहार सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई की जांच देने के बाद लगा कि चलो इस मामले में कुछ अच्छा होगा, भला होगा। फैमिली वाले को भी बड़ी उम्मीद जगी। सीबीआई ने पूरी 4.5 साल का वक्त लिया। 1999 से केस शुरू हुआ, 2000 आया, 2001, 2002, 2003 के एंड तक में सीबीआई ने एक रिपोर्ट पेश की अदालत में और उसमें वही सारी चीज़ें कही जो बिहार पुलिस ने पहले दिन पोस्टमार्टम से पहले जो कह दिया था। इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी बिहार पुलिस ने कि ये जहर से और ये सब कुछ। सीबीआई ने इससे हटके कुछ भी नहीं किया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये दोनों मामला खुदकुशी का है और दोनों ने जहर खाई और रेप की बात की पुष्टि नहीं हो रही है। एक से ज्यादा शामिल था, इसके कोई प्रूफ नहीं मिले। और जो पुलिस ने किया था शुरू में, जब ये आया था कि इसमें शिल्पी के कपड़े से अंदरूनी सीमेंस के एक से ज्यादा के धब्बे मिले थे, तो उसका भी ये हुआ था कि पुलिस ने कहा कि जब बॉडी को हटाया जा रहा था तो बहुत सारे हाथ पुलिस वालों के लगे थे, तो वो पसीने का धब्बा था, पसीने का, वो सीमन नहीं था। अब इसको आप जैसे भी ले, लेकिन मतलब हंसी आती सोच करिए कि इन्वेस्टिगेशन और इन सारी चीज़ों को, तो वो जो सीमन का था वो पसीने का धब्बा बन गया। और यही चीज़ें सारी सीबीआई ने की और सीबीआई ने फिर अपनी इस केस को इस तरह से क्लोज किया कि इसमें और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये सुसाइड था और दोनों ने सुसाइड कर लिया। और इस तरह से शिल्पी गौतम की जो मौत की मिस्ट्री थी उस पर सीबीआई ने भी मोहर लगा दी, जो हैरत अंगेज तौर पर समझ से परे की चीज़ थी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो हो सकती थी। अब मैंने इतनी सारी खुल के बोली, लेकिन इसके पीछे मतलब ये मैं कह सकता हूँ या सीबीआई ये है कि सही है कि सुसाइड होगा, दोनों ने सुसाइड किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये मानने को मतलब मन ही नहीं करता है और मन से भी नहीं चलता। कानून और ये सारी चीज़ें, दस्तावेज, सबूत, उनसे चलता है। अब यहाँ पे वो सवालों का सिलसिला शुरू होता है कि ये सुसाइड क्यों नहीं है। पहली चीज, जो शक, पहले शक जिसके ऊपर शुरू होता है,
आखिर इतनी जल्दी क्या थी? बल्कि सवाल वहां से शुरू कि उस जिस गैराज में ये गाड़ी खड़ी थी, उस गैराज में एक गाड़ी के अंदर 2 लाशें हैं, ये पुलिस को कैसे मालूम? किसने फोन किया? वो शख्स कौन था? नहीं मालूम। दूसरी चीज, जब पुलिस ने वहां पे गाड़ी को बरामद की, सब कुछ हुआ, उस पे से उंगलियों के निशान उस वक्त क्यों नहीं लिए गए? ये एक बेसिक क्राइम सीन में होता है, बिहार पुलिस ने नहीं किया। वरना जिन लोगों ने भी लाश को डाली थी उनमें से कुछ कुछ लोगों के उंगलियों के निशान जरूर मिलते हैं। तीसरी चीज, आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि आपको रात को पोस्टमार्टम करने की दोनों की हड़बड़ी थी? पोस्टमार्टम दिन में भी आराम से हो सकता। 9 बजे तो लाश की खबर मिलती है, 9:30 10 तक पुलिस मौके पर है, उसके बाद हॉस्पिटल भेजते हैं। अब आप सोचिए रात को पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये कौन सी आफत थी, कौन सी जल्दी थी, आज तक किसी को नहीं मालूम। गौतम जो शिल्पी का दोस्त है, रात को ही उसका अंतिम संस्कार करने की हड़बड़ाहट क्यों थी? फिर अगले दिन शिल्पी का भी हुआ। गौतम के घर वालों के आने का भी इंतजार नहीं किया गया। जो शिल्पी के कपड़े से सीमन का नमूना मिला था और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कहा था कि 1 से ज्यादा लोग शामिल थे, वो दूसरा सैंपल किसका था? कोई जवाब नहीं। फिर इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अगर सुसाइड है, जो पुलिस और सीबीआई दोनों की थ्योरी है, दोनों ने कहा है, एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इन दोनों की लाशें अर्धनग्न हालत में थी, मतलब पूरे कपड़े नहीं थे। जैसा मैंने शुरू में कहा था, गौतम के ऊपर के शरीर का कपड़ा नहीं था, शिल्पी के नीचे के हिस्से का कपड़ा नहीं था। अब 1% को चलिए मान लेते हैं कि गौतम और शिल्पी ने सुसाइड किया। क्या वो सुसाइड करने से पहले उन्हें पता है कि उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, कपड़े उतार कर वो सुसाइड करेंगे? अच्छे फैमिली के दोनों, उन्हें मालूम है कि इस हालत में अगर उनकी लाश मिलती है, बॉडी मिलती है, तो उनके घर वाले, पड़ोसी, समाज, रिश्तेदार क्या सोचेगा? तो एक सुसाइड करने वाला कपड़े क्यों उतार के सुसाइड करेगा? इसका जवाब आज तक न सीबीआई के पास है न पुलिस के पास। तो ये वो चीजें थी जिन्होंने और सारे शक और सवाल पैदा किए। लेकिन अब जो आखिरी चीज आपको बताने जा रहा हूं, वो इस सारे शक और सवाल के बाद हमारे कानून पर भी उंगली उठाता है और जांच एजेंसी पर भी। और वो ये कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि शिल्पी के अंदरूनी कपड़े से 1 से ज्यादा सीमन के निशान मिले थे, वो एक के अलावा किसी और का था। वो कौन था जिसे बिहार पुलिस ने शुरू में पसीने का धब्बा बताया? उसके ऊपर सीधा सीधी शक और कटघरे में एक ही शख्स खड़ा हुआ था और उस वक्त साधु यादव। बहुत आसानी से इसका पता चल सकता था अगर साधु यादव का डीएनए के लिए जो ब्लड सैंपल है वो ले लिया जाता और उस सीमन के साथ मैच करा लिया जाता, तो क्लियर हो जाता कि साधु यादव इसमें शामिल है या नहीं है। हो सकता है वो बेकसूर हो। अगर ये टेस्ट होता तो कानूनी तौर पे वो बेकसूर साबित हो जाते। लेकिन मजाक और कमाल देखिए आप कि इतना हंगामा, इतना शोर शराबा, इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद पुलिस को पहले और फिर सीबीआई को साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल देने से साफ मना कर दिया और आखिर तक उनका सैंपल नहीं लिया गया। बिना सैंपल लिए हुए, बिना किसी जांच के नतीजे के सीबीआई ने 4.5 साल के बाद इस केस को सुसाइड बताकर और कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी दे दी। क्या अदालत, क्या एजेंसी इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकती थी? कोर्ट जाकर वो अदालती आदेश नहीं ले सकती थी कि हमें इस पर शक है, हमें और सिर्फ साधु यादव के, उनके आसपास जितने भी लोग थे, क्योंकि उसमें और भी 2-3 नेताओं और उनके साथ के लोगों के ऊपर भी उंगलियां उठी थी कि वो उस दिन वहां पे गेस्ट हाउस में थे, तो लोगों के ब्लड सैंपल नहीं लिए आ सकते थे। क्या इससे इंसाफ या कानून का कद छोटा होता बल्कि बड़ा होता? क्योंकि इंसाफ और कानून का मतलब ही यही कि हर एक के साथ इंसाफ हो। लेकिन कमाल की बात है, अफसोस की बात है और हैरत अंगेज तौर पर पूरे केस के दौरान 99 में हुआ था, आज 18 में बैठकर ये बात कर रहा हूं आपसे, न सीबीआई ने वो गट्स दिखाया, न बिहार पुलिस ने, और साधु यादव का ब्लड सैंपल कभी नहीं लिया गया। और इसीलिए वो सीमन का राज हमेशा राज रहा और इन दोनों की मौत को सुसाइड बना दिया गया और सुसाइड ही कहा गया। और उसके घर वाले आज भी ये फैसला मानने को तैयार नहीं है। और इस केस में एक दूसरा जो मोड़ आता है वो आता है 2006 में।
2003-4 में सीबीआई इन दोनों की मौत को खुदकुशी का मामला बताकर कोर्ट में केस को क्लोज कर देती है। इसके बाद शिल्पी के घर वाले फिर इस लड़ाई को लड़ते हैं और शिल्पी का भाई जो है वो ज़्यादातर आगे होकर इसमें कि इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए। और उस वक्त चूँकि 1-2 और ऐसे केस हुए थे देश में, तो उसी मुहिम में ये था कि शिल्पी का भी फिर से एक इंसाफ का मुहिम चलाया जाए। तो वो इस केस को रीओपन करने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तभी 2006 में शिल्पी के उस भाई का ही किडनैप हो जाता है और उसको उसके घर के नीचे से उठा लिया जाता है पटना में। हालांकि बाद में वो वापस लौट आता है। तो कहा यह भी जाता है कि चूंकि वो इस केस को दोबारा खोलने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, आवाज़ उठा रहा था, तो उसकी उस आवाज़ को दबाने के लिए और उस घर को मैसेज देने के लिए, धमकाने के लिए ही उसका किडनैप किया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी जो शिल्पी और गौतम विहार के 1999 केस, आप में से अगर बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं हो तो ये था। अब आप तय करेंगे कि मतलब मैंने जो फैक्ट्स थे वो सारे रखे हैं कि इसमें किस किस को दोष देना चाहिए। ये वाकई खुदकुशी था, अगर खुदकुशी था तो फिर जो मैंने सवाल उठाए उन सवालों पे अगर जांच क्यों नहीं हुई, या फिर जो उनकी फैमिली ने उस वक्त, ये मेरे सवाल नहीं है, सब उनकी फैमिली के और जो इस केस से जुड़े हुए लोग थे जो इंसाफ चाहते थे उनके थे। मैंने सिर्फ उन सवालों को आपके सामने रखा है एक साथ पिरोकर। और वो आखिरी वही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर साधु यादव अपना ब्लड सैंपल देने से क्यों डर रहे थे, क्यों बच रहे थे और आखिर तक क्यों नहीं दिया, आखिर उन्हें किस बात का खतरा था, किस बात का डर था, जिसका जवाब नहीं है। तो ये थी पूरी कहानी शिल्पी और गौतम की मौत की मिस्ट्री को लेकर, जो पटना का मामला था। अब आपके इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हों तो मैं वो जरूर। सर रौनक गोयल जी ने पेड क्वेश्चन पूछा। हाँ सर, वो कह रहे हैं कि आप अजमेर दरगाह के बारे में कुछ बताएं और कभी आपका अजमेर आना हो तो उनके घर पे स्वागत है। रौनक गोयल साहब बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। मैं कई बार गया हूँ अजमेर और मैं अगली बार आऊँगा तो ज़रूर आपको बता कर आऊँगा। और मैं दरगाह भी गया हूँ अजमेर में 2-4 बार, और जब भी गया हूँ लेकिन शूट के सिलसिले में गया हूँ तो एक राउंड मारता हुआ चला आता हूँ जी। सोनू पाठक जी का सवाल है कि सर 1990 से लेकर 2005 के बीच बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी थी, आप इस पर साफ बताएं। और क्यों बिहार में ही इतने क्राइम क्यों होते हैं इतने ज़्यादा? सोनू पाठक साहब का ये कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या थी। मुझे सोनू से ईमानदारी से बताऊं तो 90 से 95 का तो याद नहीं है मुझे इतना कि वहाँ पे क्या हालत थी। लेकिन हाँ, ये वाला जो पीरियड था साधु यादव के दौर में, उस वक्त कुछ फिल्मों के ज़रिए भी मुझे पता चला। एक आध तो फिल्म ही आई थी जिसमें कहा गया था कि एक कैरेक्टर साधु यादव का ही रखा गया था, लेकिन बिहार में हंगामा ना हो, फिल्म रिलीज़ होने से दिक्कत ना हो, तो उसको कैरेक्टर का नाम बदल के बच्चू यादव कर दिया गया था, जिसमें मनोज वाजपेयी ने, शूल फिल्म थी शायद, शूल। तो वो कहते हैं कि शायद वो साधु यादव के ही कैरेक्टर के ऊपर वो फिल्म बनी थी, बच्चू यादव, जिसमें नाम दिया गया था। तो वो उस वक्त था, लॉ एंड ऑर्डर नाम की जो खैर चीज़ नहीं थी और बहुत बुरा हाल था। और ये उसी पीरियड्स की बात है, 99 में ही ये भी हुआ था आपका शिल्पी गौतम केस। सर, कई लोगों को जो स्टिंग ऑपरेशन आपने किया था, ये क्या वही स्टिंग ऑपरेशन है? नहीं, कई लोगों का सवाल ये स्टिंग ऑपरेशन वही था। नहीं, ये स्टिंग ऑपरेशन वो नहीं था। वो तो मैंने आपको बताया था कि वो जेल में जो कैदियों को होना चाहिए था, वो जेल के बाहर हॉस्पिटल में आराम फरमा रहे थे, उनका था ये। एक्चुअली जब मैं स्टोरी करने के लिए गया था तब ये जो आईओ थे इंस्पेक्टर करण, ये उस केस से जुड़े हुए थे। और चूंकि मैं सीबीआई का फैसला 4.5 साल बाद आया, तो हमने उसके बाद 4.5 साल के बाद इस पर पूरा फिर शो बनाया था। तो उस दौरान फिर मैं गया और मैंने कहा कि उस वक्त की चीज़ें पता करूं। तो ये मेरे सारे सब, मैंने जैसे यही पूछा भी था कि वो जो सिमन का दाग था, आपने फिर उसको कैसे उस वक्त नहीं नोटिस किया? तो वो कैमरे पे उसको मालूम नहीं कि रिकॉर्ड हो रहा, पर वो कह रहे नहीं वो हमारे सिपाहियों के हाथ के पसीने का धब्बा था और लोगों ने ये कह दिया। फिर मैंने ये पूछा कि ये बताइए कि आपको कैसे पता कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं है कि ये जहर से मौत हुई है, जबकि अभी पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। तो कैमरे पर ही जवाब है कि हम पुलिस वाले को अक्सर पूछा जाता है कि जब पहली बार आप डेड बॉडी देखते हो तो बताओ अपनी राय कैसे मरा है। तो हम लोगों को इतना तो आइडिया हो जाता है। तो लेकिन ये जहर से कैसे मरा, वो बोला कि हमने गाड़ी में वॉमिटिंग देखी थी, तो वॉमिटिंग देख के हमने ये आइडिया लगा लिया कि ये पॉइजन खाकर इन्होंने खुदकुशी कर ली है। ये जवाब था। तो हम कैमरे पे तो वो बात करने को तैयार नहीं थे। तो हुआ क्या था, ये स्टिंग ऑपरेशन इस तरीके से हुआ था कि पहले हम दिन में जैसे इस केस पे बात करने की कोशिश की तो वो बोला इस केस के बारे में तो कोई बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास कैमरा जो था, एक बड़ा वाला भी कैमरा था, हमारे साथ कैमरामैन भी था।
तो हमने, और 2 कैमरे थे हमारे पास, एक तो अपने कैमरामैन को जिससे पहले हम कैमरा लेकर और माइक लेकर उसके सामने आज तक का खड़े हुए थे और बात करते, तो वो एकदम सीधे बदल गया, नहीं बात करनी। फिर हमने उस कैमरामैन को बाकायदा उसके सामने गाड़ी में बैठाया और मैंने कहा यार तुम जाओ, हम थोड़ी इनके साथ चाय पी कर आते हैं। और अब हमारा स्टिंग शुरू हो गया। वो देखने लगा कि गाड़ी में ये कैमरामैन जा रहा है, जब उसको यकीन हो गया माइक भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, तो वो फिर खुला। फिर वो उसने जो सारी बात की वो एक्चुअली ऑफ द रिकॉर्ड की, उसे मालूम नहीं था कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन उसने वो सारी चीज़ें उस वक्त की पोल खोल के रख दी थी। सर रौनक जी का दोबारा सवाल है कि सर मैं ब्लैकमेल कांड के बारे में पूछना चाह रहा हूँ जो अजमेर में हुआ था। रौनक जी, एक ब्लैकमेल कांड जो अजमेर सेक्स स्कैंडल अभी तक कहते हैं देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है, मैंने इसके बारे में शुरू में सुनाया है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैंने संक्षेप में सुनाया होगा। अब मैं एक बार इसकी पूरी कहानी ही आपको सुनाऊंगा जल्दी। अजमेर सेक्स स्कैंडल ये 90s का है। देश में बहुत बड़ा भूचाल आ गया था और इसमें इस एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चला था, जिसमें स्कूल और कॉलेज की लड़कियां, जो ख़ासतौर पे जो अजमेर दरगाह है उसके खादिम के फैमिली के भी लोग शामिल थे और खादिम की फैमिली की बच्चियां भी थीं, और उसमें कई लड़कियों ने खुदकुशी भी कर ली थी बेइज्जती और शर्म की वजह से, और कैसे उनको ब्लैकमेल किया जाता था। ये सेक्स स्कैंडल, और उसमें एक कैसे 15 या 20-25 साल के बाद एक उसका एक्यूज पकड़ाया, वो बुरके में था। तो ये पूरी कहानी मैं एक दिन, मैंने वैसे थोड़ा सा सुनाया है, लेकिन एक बार मैं इसको डिटेल में आपको सुनाऊंगा। ऋषभ आदर्श जी हैं, वो क्वेश्चन जर्नलिज्म के स्टूडेंट के तौर पे मेरा सवाल है, किसी भी भावनात्मक केस में जब आप आरोपी को निश्चित दोषी पाएं या तब रिपोर्टिंग के समय क्या रुख रखते हैं? कौन है ये? सर ऋषभ आदर्श। ऋषभ आदर्श साहब का सवाल है कि किसी भी केस में भावनात्मक तौर पर जब आप किसी को दोषी पाते हैं, यही है? हाँ, तो क्या करते हैं? आपकी रिपोर्टिंग कैसे होती है? नहीं, असल में थोड़ा सा या तो सवाल मैं समझ नहीं पाया कि भावनात्मक तौर पर दोषी नहीं। एक क्राइम रिपोर्टर का काम है कि वो एक क्राइम जो होता है, जो फील्ड में वो देखता है, और फिर ये जो सबूत हैं, जो पुलिस है, जो विटनेस है, चश्मदीद है, वो क्या कह रहे हैं उस क्राइम के बारे में कि कौन इसमें पीड़ित है, कौन इसमें अक्यूज्ड है, तो वो जो आप देखते हैं, जो सारी चीज़ें आपके पास सारी चीज़ें सामने होती हैं, फिर आप उसी हिसाब से रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अदालत के फैसले को आने से पहले हम अपना फैसला, हम जजमेंटल ना हो कि हाँ यही कातिल है और ये बेकसूर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काम अदालत का है, पहले अदालत तय करे। हम सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं कि ये चीज़ें हुई थी, ऐसे हुई थी, उस वक्त ये था और उस वक्त ये था, ये लोग सस्पेक्टेड है, इन पर शक है, बाकी पुलिस ने ये सबूत उठाए हैं, विटनेस का ये कहना है। तो हमारा काम, एक रिपोर्टर का काम है कि जो चीज़ें जैसे हुई उसको वैसे उठाकर आपके सामने रखना, ताकि आप उसे देखें, समझें और फिर आप डिसाइड करें। बाकी तो अदालत अपना फैसला करती ही है। सर एक शिप्रा तनवर जी है, उनका एक ट्वीट क्वेश्चन है, सर जेटली और सुषमा जी के जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें उनकी बहुत जल्द हो गई थी और आम पब्लिक को कम से कम 10 साल लग जाते हैं, तो ये क्यों स्पेशल इनको ट्रीटमेंट दी जाती है और इस पे कुछ बताइए। शिप्रा तनवर शिप्रा तंवर जी, इनका है कि जेटली जी और सुषमा स्वराज जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, काफ़ी जल्दी हो गया, आम लोगों को बहुत मुश्किल। देखिए ये असल में सवाल मुझे लगता है कि आप भी बेहतर जानती हैं, जो आप मुझसे पूछ रही हैं इसका सच आप भी जानती हैं। आज भी हमारे यहाँ ये चीज़ें तो होती कि आम लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत महंगा होता है। आप एम्स में एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट अगर नॉर्मल तरीके से लें तो 6-6 महीने 1 साल लग जाता है। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि चूँकि सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो इनकी हम जैसे आम लोगों से अलग थोड़ी पहुँच होगी और हम लोगों से अलग ये वीवीआईपी इनकी ट्रीटमेंट होगी। ये हम लोगों ने ऐसा समाज बना रखा है, मैं किसी और ने बाहर से आकर नहीं बनाया, हम लोगों ने बनाया। हम ही लोग अपना नेता चुनते हैं, हम ही लोग इन्हें मंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, और हम ही लोग फिर आम से ख़ास भी कर देते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि किसी और को कोसना, कचोटना, शिकायत करना वो कमज़ोर लोगों की निशानी है। एक्चुअली इसके ज़िम्मेदार हम सब खुद हैं। सर आपकी जब आपने स्टिंग किया उसके बाद आपको कोई धमकी आई थी बिहार से, या कोई आपको सिक्योरिटी लेनी पड़ी? इस स्टिंग पे धमकी नहीं आई थी गौतम शिल्पी पे, क्योंकि ये पुलिस वाले का ही था, तो पुलिस वाले जनरली धमकी नहीं देते हैं, उनको कुछ करना होता है तो खामोशी से कर जाते हैं। हाँ, लेकिन इस स्टोरी के बाद थोड़ा सा प्रेशर आया था, चूँकि पॉलिटिकल स्टोरी थी और साधु यादव उस वक्त, आजकल शायद अब साधु यादव की उतनी वो नहीं रही, ताकत कम हो गई है, क्योंकि बहन भाई में ही लड़ाई हो गई और लालू प्रसाद यादव ने भी दूरी बना ली है। पर उस वक्त वो बहुत ताकतवर थे और कुछ लोगों ने मुझे कहा भी था कि ये तुमने गलत किया, नहीं करना, और फिलहाल इधर पटना वटना मत आना। पर डायरेक्ट उस तरह से धमकी नहीं मिली, लेकिन इनडायरेक्ट संभलने के लिए कहा गया था।
सर वीरप्पन की कहानी की डिमांड हाँ। राजा भैया वीरप्पन कौन है? आसिफा की भी कहानी सर कश्मीर की। अच्छा, आसिफा, वीरप्पन, राजा भैया, ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं जो कह रहे हैं लोग। मैं बिल्कुल बारी बारी से आपको सुनाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा सब्र रखें और मैं ज़रूर आप लोगों को सुनाऊंगा। सर इंडियन पुलिस क्राइम तक का कहना है कि सीबीआई फिर तो नाम की हो गई, फिर कोई मतलब नहीं है। इंडियन पुलिस क्राइम तक आपका स्वागत फिर से, बहुत दिनों बाद आपका नाम सुना। इनका है कि सीबीआई तो फिर नाम क्यों गया, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि सीबीआई हो या पुलिस है, कोई भी जांच एजेंसी, अगर वो ईमानदारी से और ठान लें कि इस केस के नतीजे तक पहुंचना है और इसको सही अंजाम तक पहुंचाना है, तो कोई मुश्किल नहीं। जैसे एक फिल्म में डायलॉग था कि अगर पुलिस वाले ठान लें कि ईमानदारी से सब कुछ करना है, तो शायद मंदिर या मस्जिद के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकता, और ये फैक्ट है। लेकिन वही है कि इसमें आपकी मंशा, आपका विल, आपकी नीयत, ये बड़ा मैटर करती है। और दूसरा आपके ऊपर प्रेशर, तो उस वक्त दबाव, एक तो पॉलिटिकल प्रेशर कितना होता है पुलिस और सीबीआई और बाकी लोगों पे, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना हो तो हर केस खुल सकता है, हर केस सॉल्व हो सकता है। लेकिन वही हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो शायद इसीलिए कई बार कहा गया था कि सीबीआई जो है वो बंद, एक पिंजरे में बंद तोता है। कई केस में ऐसा महसूस भी होता है। सर एक शैलेंद्र शर्मा बोल रहे हैं कि सर शिल्पी गौतम केस से लेके विवेक तिवारी केस तक देश में अभी तक हालात तो सुधरे नहीं है। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में उम्मीद है सुधरने की? विवेक सर विवेक तिवारी के केस से लेके, अच्छा, और शिल्पी गौतम कौन है ये? सर शैलेंद्र शर्मा। शैलेंद्र शर्मा साहब का है कि शिल्पी से लेके आज तक, मतलब विवेक तिवारी तक वैसे ही क्राइम होते रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये बदलेगा? देखिए, मैं बड़ा आशावादी रहता हूँ, मुझे लगता है कि चीज़ें बदलेंगी, पर जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें ऐसी होती रहेंगी। जैसे लोगों को अपने हक के बारे में, कानून के बारे में, इंसाफ के बारे में जितना पता हो, इंडिया के बाहर आप देख लीजिए, जो बहुत सारे मैं मेल पढ़ता हूँ, वो हैरान रह जाते हैं। यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से जब मेल आता है और वो कहते हैं कि ऐसा भी होता है इंडिया में, जबकि वो अपने इंडियन ही भाई बहन है और वहाँ चले गए हैं, लेकिन फिर भी लगता है उन्हें कि अब भी ऐसा हो रहा है। ऐसा कैसे? 10 साल पहले तो हम मान सकते थे, लेकिन ये फैक्ट है। लेकिन जब जागरूकता आएगी, थोड़ा एजुकेशन हमारे यहाँ गाँव तक जाएगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, तो अपने हक के बारे में जब वो जानेंगे तो शायद ये चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। सर एक सुभाष जी है, उन्होंने पेड कर दिया लेकिन सवाल नहीं पूछा है, और विकास राठौड़ जी ने पूछा तो गोधरा कांड के बारे में कहीं आप बता सकते हैं? सुभाष जी नमस्कार आपको। और दूसरा विकास राठौड़ साहब गोधरा के बारे में जानना चाहते हैं। मैं बिल्कुल गोधरा के बारे में, बल्कि एक तो मेल आया था गोधरा, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, इशरत जहां, ये सब मेरी लिस्ट में है। मैं जल्दी आपको बारी बारी से सुनाऊंगा। सर एक सवाल बहुत देर से आया अजीब दरपिया जी का कि विक्टिम की फैमिली कोर्ट के अंदर उन्हें दोबारा क्यों नहीं गई कोर्ट में? अभिजीत दरिपा या दरपिया जी हैं, उनका कहना है कि विक्टिम की फैमिली क्यों नहीं गई। विक्टिम की फैमिली ने लगातार कोशिश की, कोर्ट में भी गए, लेकिन सुसाइड का जो मामला है उसके बाद इस केस को रीओपन नहीं किया गया। और एग्जैक्ट जो अभी है कि, मतलब ये मैं आपको थोड़ा से पहले का बता रहा हूँ कि उसके बाद भी क्या फिर रीओपन की कोई प्रोसेस शुरू हुई थी, कोई कार्रवाई हुई, फैमिली की कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, इसकी लेटेस्ट अपडेट मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं इसकी होगी तो मैं आपके पास ज़रूर, बल्कि मैं कल परसों जब आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा अपडेट। लेकिन जहाँ तक इससे पहले की जानकारी है वो ये है कि वही जो सीबीआई ने आखिरी रिपोर्ट दी थी, वही रिपोर्ट का स्टेटस आज तक मेंटेन है। अब अगर कुछ इसमें बदलाव आया होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, पर मुझे लगता नहीं है कि कोई बदलाव है इसमें। अनुराग सिंह है, वो बहुत बड़े फैन है और कई बार से कह रहे कि आप एक बार नाम ले लीजिए। अनुराग सिंह साहब नमस्कार, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए। सर रौनक जी ने फिर पेड क्वेश्चन किया है, सर स्पोर्ट्स तक में आए हुए बहुत टाइम हो गए आपको, स्पोर्ट्स तक और क्राइम तक, और के सिद्धू ने जो मर्डर किया था उसके बारे में कुछ बताइए। रौनक साहब का ये है कि स्पोर्ट्स तक में, हाँ, आए बहुत टाइम हो गया आपको। असल में रौनक साहब क्या हुआ कि वो 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया, इसलिए स्पोर्ट्स तक पे नहीं जाते। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। असल में कुछ, एक तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी घटिया और कमज़ोर टीम है कि मतलब मैच में भी मज़ा नहीं आया। तो मुझे लगा कि कुछ दिलचस्प मैच हो, मुकाबले का, कांटे का हो, तो बैठा भी जाए, बात भी करें हम लोग। और ये तो ऐसी टीम है कि मैंने एक दिन अभी विकी पाजी यानी विक्रांत गुप्ता को कहा था कि आपकी जो टीम है, आप उनके साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम को बुला के एक मैच कर लें तो आप भी जीत जाओगे। तो इतनी कमज़ोर टीम मैंने इतिहास में नहीं देखी वेस्ट इंडीज़ की कभी। लेकिन मैं जल्दी आऊँगा स्पोर्ट्स तक पे। थोड़ा ये वनडे इंटरेस्टिंग होता है, वनडे T20 शुरू होगा तो फिर मैं आऊँगा। और
सर इन्होंने सिद्धू के बारे में, हाँ, आप सिद्धू के बारे में, नवजोत सिंह सिद्धू का जो मामला था, जो हालांकि वो कोर्ट से बरी हो गए और इसी साल फैसला आया है। एक उसको गैर इरादतन हत्या की कैटेगरी में था, ट्रैफिक लाइट पे झगड़ा हुआ है, घूंसा मारा और वो उसकी डेथ हो गई बेचारे सामने वाले की। हालांकि ये भी था कि वो उसको शायद शॉक में हार्ट अटैक हो गया था कि सिद्धू जैसा प्लेयर मुझे सड़क पे यूँ मार सकता है। लेकिन डिटेल में मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा। सर एक सौरभ जी ये सर वो पूछे कि सर इसमें मिस्ट्री क्या है, इसमें सिर्फ दादागिरी दिख रही है उन्हें, किसमें? इस वाले केस में मिस्ट्री कुछ नहीं थी, दादागिरी ज्यादा थी। सौरभ का ये कहना है कि इस गौतम शिल्पी में मिस्ट्री क्या है, इसमें दादागिरी है। सौरभ, मैं आपसे पूरी तरह सहमत इसलिए हूँ कि मैं इसको मिस्ट्री नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिंपल सा ये है कि कायदे से अगर इसकी जांच हो तो बहुत इजी, कोई भी एक ज़हीन पुलिस अफसर होगा, वो जांच करके केस को क्लोज कर देगा। लेकिन जहाँ पे आपको मैनिपुलेट करना है, जहाँ पे आपको सबूत हासिल करने की बजाय सबूत को बर्बाद करना है, तो वहां तो फिर मिस्ट्री आती है ना कि ऐसा किसके कब कहने पे क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे। इसलिए वरना कायदे से ये केस मिस्ट्री की कैटेगरी में, या कि इसको सॉल्व करने के लिए बहुत जहीन दिमाग एजेंसीज के अफसर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हुआ यह कि आप जितने सबूत बरामद कर सकते थे, आपकी नीयत उससे ज़्यादा उस सबूत को डिस्ट्रॉय करने की थी, इसलिए ये केस इस अंजाम तक पहुंचा है। सो लोग घिमरे जी हैं, उन्होंने पेड क्वेश्चन किया, लेकिन लोग घिमिरे जी, नमस्कार आपको भी, और आप अच्छे रहें और इसी तरह देखते रहें क्राइम तक। और एक सवाल है कि अब सलमान का ड्राइवर अभी जेल में है या बाहर है? नहीं, सलमान का ड्राइवर अशोक सिंह भी जेल में कोई नहीं है। सलमान खान हिट एंड रन केस में कोई भी जेल में नहीं है, सभी बाहर हैं। और एक ने किसी से पूछा था कि क्या ये इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, तो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद, हाँ, दिव्यांशु हो सकता है 100% मैं सही ना हो, लेकिन मुझे जहाँ तक एक आखिरी मैंने कहीं पढ़ा भी था कि महाराष्ट्र सरकार ने उस हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। लेकिन आगे क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं, इसके बारे में मैं अपडेट लूँगा। कभी हर्षद मेहता की कहानी अगर सुना सकेंगे? हाँ, हर्षद मेहता की भी मैं बिल्कुल आपको, जो इकोनॉमिक क्राइम होता है, वाइट कॉलर क्राइम, और हर्षद मेहता ने जो किया था वो तो अपने आप में एक इतिहास था, और उसकी भी आपको कहानी सुनाऊंगा। तो आज काफ़ी हम लोगों ने बात कर ली। कई लोगों का पूछना था कि अब मैं आखिरी में आपसे सवाल ले लूं कि आपकी तबीयत कैसी रहती है और आपको कितना हो गया? शुक्रिया आप तमाम लोगों का इतना केयर करने के लिए। मैं एक्चुअली, मौसम बहुत तेज़ी से दिल्ली में बदल रहा है और अब तो थोड़ा और ख़तरा भी है, क्योंकि इस सीज़न के बाद यहाँ डेंगू और चिकनगुनिया बड़ा शुरू हो जाता है, हर साल का यही है। तो इधर थोड़ी लापरवाही भी थी और मौसम थोड़ा ठंड गर्म, और उसकी वजह से थोड़ा गला भी ख़राब हो गया, लेकिन अब ठीक है बिल्कुल, और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ। और थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, पर थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना केयर करते हैं। तो आप लोग भी अच्छे रहें, सब खुश रहें, और हमेशा इसी तरह क्राइम तक से जुड़े रहें, कहानियाँ सुनते रहें। अपनी जो मेल है, जो सुझाव है, जो शिकायतें हैं, वो सब भी भेजते रहें। कल 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।